विस्तार करें, जिससे हम धार्मिक, सांस्कृतिक, कला आदि क्षेत्र पर अरे विशेष रूप से उन्नति कर सकें। और इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चले हैं 1983 में, और हर एक गांव में जा करके हॉलैंड के अंदर में जितने शहर हैं, वहाँ पर जो संस्था है उनसे मिल करके हम लोग बात करके वहाँ पर एक हिंदी स्कूल हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो हर एक जो शहर रहेगा, यहाँ पर जो गांव रहेगा, छोटे छोटे बड़े गांव जो रहेगा, वहाँ पर आजकल हिंदी के पढ़ाई पाठ्यक्रम चल रहे हैं, और लोग हिंदी के जोर तोर से पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यापकगण को हम लोग तैयार किए हैं। अध्यापकगण को पहले तैयार करके उन लोग की हिंदी सिखाएगा, जो मुश्किल था उन लोग सिखाने के, लेकिन फिर भी हम लोग वीकेंड में जा करके शनिवार रविवार को जो अपने काम से छुट्टी लेकर के रात्रि को जा करके उन लोग के साथ मिलजुल करके हम लोग काम किया है। और उसी के फल आज जो है कि पूरे हॉलैंड में हिंदी के पढ़ाई चल रहा है, और लोग जोर तोर से अपना काम कर रहे हैं। हमारा अध्यापकगण जो है जो बहुत काम किए हैं, अध्यापक और अध्यापिका जो है बहुत काम किया है इस अपने देश के, अपने संस्कृति के लिए, अपने भाषा के लिए। और उन लोग का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इतना मेहनत किए हैं हम लोग के साथ मिल करके हम, क्योंकि वो लोग रात दिन अपने परिवार को छोड़ कर करके अपना घर गृहस्थी छोड़ करके गए हैं, हमारी धर्म और संस्कृति, हम लोग की जो अस्मिता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, हम लोग की जो जो धरोहर है उनको बचाने के लोग बहुत काम किए अपने ज़िंदगी में। और आज हिंदी परिषद के इस 40 साल हो गया है इस देश में। मैं आदरणीय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस समय आपने इस संगठन की स्थापना की उस समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप सूरीनाम से यहाँ आए थे और सूरीनाम से हॉलैंड में बसने के लिए पहले एक छोटा भारत आपने सूरीनाम में बसाया और फिर दूसरा भारत की स्थापना आपने हॉलैंड में की। क्या आपको सरकार से यहाँ पर सहायता मिली? और देखिए इस समय यहाँ पर कितने हिंदी स्कूल है जहाँ पर हिंदी की शिक्षा दी जा रही है? देखिए यहाँ पर आप तो कितने प्रश्न कर चुके हैं ना। जब हम लोग सूरीनाम से आए यहाँ पर, तो पहले तो खुद अपने को बसाना चाहिए इस देश में। घर गृहस्थी, घर खरीदना चाहिए, किराए पे लेना पड़ेगा, तो पहले अपने को सेटल करना पड़ता है। अगर जब आप सेटल हो गए तब देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कैसे अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको हम बचा करके रखें। तो इसके लिए हम लोग जो गांव है, शहर है, आम्स्टरडम, रोटरडैम, जो जितने शहर हैं वहाँ पर जा करके हम लोग ना लोग से बात किए हैं कि देखिए हम ये करना चाहते हैं, आप लोग सहयोग दीजिए। वो लोग भी सहयोग दिए है। और आपने पूछा है कि कितने स्कूल है, तो आज करीब हमारे हॉलैंड में जो 5 हिंदू स्कूल है। हिंदू स्कूल का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे के नॉर्मल पढ़ाया जाता है, लेकिन खास करके 80-90% जो बच्चे वहाँ पर कम वो हिंदुस्तानी हैं, भारतवंशी हैं। वो लोग वहाँ पर, और हर एक स्कूल में करीब 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो 5 स्कूल है, तो 500 मतलब 15-2000 बच्चे वहाँ पर स्कूल में है, और वहाँ उन लोगों के हिंदी पढ़ाया जाता है। वो तो हिंदू स्कूल की बात है। और जो करीब 25-30 जो हिंदी स्कूल है वो प्रांत में है, वो गांव में है, और अन्य दूसरे शहर में, बड़े शहर से बाहर जो है वो सब गांव में है। और उन सभी को लेकर के हम लोग अब साथ चल रहेगा, और सभी सहयोग हम लोग के दे रहेगा, साथ मिल करके हम लोग काम कर रहेगा हिंदी के आगे बढ़ाने के लिए। कि अब ना केवल हिंदी के साथ साथ ही साथ जो लोग कितना आज देखिए अपना कर्मकांड के कार्य कर रहे हैं, कि हमारे पंडितगण जो है इसी हिंदी से करके आज कितना कर्मकांडी बन गए हैं। कितने लोग अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहेगा, कितने लोग आज जो हमारे यहाँ पर जेल में है, जेल में वहाँ पर भी हम लोग पंडित नियुक्त किया है कि जा करके वहाँ पर जो लोग अंदर में बंधे हुए हैं उनसे भी जा करके उनको भी वो लोग थोड़ा से संतुलना दें। तो इस तरह से आप हॉलैंड में जो हिंदी है ये मिटने वाला हमारे ख्याल में नहीं है। लेकिन जो आपके खपाएंगे तो हम ही खपाएंगे अपना, हम हिंदू लोग। लेकिन जो पेड़ हम लोग आज लगा दिया है, अगर ये इस पेड़ में जो है जो जो फल है लग रहे, हम लोग इस फल के हम लोग इसको इस फल को चखें और इसको और लोग में हम लोग वितरण करें तो बहुत अच्छे होंगे।
धन्यवाद आदरणीय, आपने इतना सुंदर वक्तव्य दिया कि हमारा जो आज हिंदी का जो वट वृक्ष बन गया है सूरीनाम हॉलैंड में, उसकी जड़ें भारत में हैं और उसके पत्ते और फल सूरीनाम और हॉलैंड में है। और इतना जो आप लोगों की मेहनत और लगन है, जो हमारी संस्कृति को बचाए रखे हुए है आज तक, इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं आदरणीय हमारे दूसरे वक्तव्य के लिए आदरणीय शिव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। आप उच्चायोग में द्वितीय सेक्रेटरी के पद पर आसीन हैं त्रिनाद में। आदरणीय, आपका स्वागत है, मंच आपका है। नमस्कार सभी आभासी पटल पर उपलब्ध सभी विद्वजनों को, हिंदी प्रेमी लोगों को मेरा प्रणाम नमन। मैंने वास्तव में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी हमारी कि मुझे ये था कि शायद कविता पढ़नी है, लेकिन जो विषय है, मैं विषय के अंदर जो भी बात मेरे दिमाग में आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है ना कि गिरमिटिया भारतीय और हिंदी भाषा की चुनौतियां। तो सबसे पहली चीज तो ये देखें कि भाई गिरमिटिया भारतीयों की क्या चुनौतियां थी। पहले तो उनकी भारत में चुनौतियां रही होंगी कुछ ना कुछ जरूर, तभी बेचारे पलायन करने के लिए मजबूर हुए। तो पहली चुनौती तो उनकी वहीं से शुरू हुई। अब उस चुनौती के चलते, एक चुनौती के चलते दूसरी चुनौती झेलने के लिए उनमें साहस था, इसलिए वो स्तुत्य हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आज हमसे जो चौथी पांचवी पीढ़ी दर बदर भटक के इतनी दूर अपने देश को छोड़ के आए, और उन्होंने दूसरा प्रणाम उनको इसलिए कि उनने अपनी भाषा और संस्कृति को यथेष्ट जीवित रखने का प्रयास किया कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी अपनी भारतीय संस्कृति आई, अपनी भाषा को जीवित, जैसे अभी आदरणीय बोल रहे थे। तो ये सब लोग स्तुत्य हैं, हमारे आपके लिए उदाहरण है कि भाई इन्होंने निश्चित रूप से तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी अपनी चीजों को नहीं छोड़ा, उन्हें आत्मसात करके रखा और अपनी अगली पीढ़ी को प्रेरित किया कि वो भी इसकी संवाहक बने, इसको आगे ले जाएं। तो ये जो चुनौती थी, ये थी गिरमिटिया लोगों की चुनौती, और उस चुनौती से वो लोग पार पाए। उन्होंने जिन देशों में गए वहाँ छोटे भारत बनाए, वहाँ कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जुडिशियरी का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, हमारे भारतवंशियों ने हर क्षेत्र में एक उदाहरण सेट किया, एक उदाहरण तैयार किया, लोगों को अपने खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया कि उनकी अगली पीढ़ी बहुत अच्छा जीवन जी सके। जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल सकी, जो सम्मान उन्हें नहीं मिल सका, वो अगली पीढ़ी के सामने वो चुनौतियां ना हो। ये बात तो जो मुझे समझ में आ रही है कि ये निश्चित रूप से उनकी गिरमिटिया भारतीयों की ये मजबूरियां रही होंगी। भाषागत मजबूरी क्या थी उनकी कि भाई जब आप कहीं परदेश में आए हैं, जो अन्य भाषा भाषी क्षेत्र है, तो वहां और सबसे बड़ी चीज है कि ये मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सत्ता का एक दबाव भी था कि भाई उन्हें उनका अनुपालन करना है, उनके निर्देशों का अनुपालन करना है। तो उन निर्देशों को समझने के लिए उन्हें उस देश की भाषा भी सीखनी पड़ी। उस दबाव के चलते हो सकता है कि उन्हें मतलब अपनी भाषा से थोड़ा अलगाव हुआ कि भाई मजबूरी बस उन्हें उनकी भाषा को, जो उनके स्वामी थे, जो उनके मालिक थे, जो उन्हें निर्देश देते थे, उनको समझ, चाहे वो डच हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, जहां भी गिरमिटिया मजदूर गए उनकी ये मजबूरी रही होगी निश्चित रूप से कि भाई उनके निर्देश को, ताकि उन्हें ये भी डर है ना कि अगर हम उनका इंस्ट्रक्शन अच्छे से, निर्देश उनका समझ नहीं पाए हैं, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। तो इस वजह से दूसरी भाषा के प्रति अनायास लगाव नहीं हुआ होगा उन्हें कि भाई जो गिरमिटिया मजदूर थे उन्हें अपने आप स्वतः इस बात से प्रेम हो गया कि नहीं हमें इस भाषा को सीखना, नहीं, कहीं ना कहीं उनकी इस बात को लेकर मजबूरी रही होगी कि भाई हमें अपने स्वामी का, अपने मालिक के निर्देशों को भली भांति समझने के लिए डच आनी चाहिए, स्पेनिश आनी चाहिए, फ्रेंच आनी चाहिए, ताकि हम उसका क्रियान्वयन अच्छे से कर पाए, हमें दंडित ना किया जाए। तो ये भाषागत चुनौती उस समय शुरू हुई। आज से जो चौथी पांचवी पीढ़ी उस समय जब इन देशों में आई थी, तब मुझे ऐसा लगता है कि यही मजबूरी रही होगी। अब फिर इसके बाद वो जब मजबूरी अपना जो अगली पीढ़ी जब सामने आ जाती है,
तो फिर उसके भविष्य को बनाने के लिए वो मजबूरी हमें अच्छी लगने लगती है कि हाँ भाई ठीक है, अब हमने तो जो झेला सो झेला, हम अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी चीजें, अच्छा भविष्य दे पाने के लिए अगर हमें उन देशों में रहना पड़े, बसना पड़े, हमारी अगली पीढ़ी को पढ़ाना लिखाना पड़े, उस भाषा को और उस साहित्य को सीखना पड़े, तो उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया होगा। ये मतलब जो प्राइमा फेसी जो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, और आज की तारीख में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। हिंदी के सामने चुनौतियां भी हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हिंदी को कि मतलब वैश्वीकरण हिंदी का करने के लिए चुनौतियां नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहले तो हमें भारत के भीतर ही देखना चाहिए कि भारत के भीतर हिंदी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत आज हिंदी जो है दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा नहीं है जहां भारतवंशी हैं वहां हिंदी मौजूद है। और आज की तारीख में भारत इतना बड़ा बाजार है कि वैश्विक कोई भी कंपनी यदि भारत में अपना उत्पाद बेचना चाहती है, अपने उत्पाद को स्थापित करना चाहती है, तो उसको और उसके कम से कम विपणन से जुड़े, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को तो निश्चित रूप से हिंदी सीखनी ही होगी। तो हिंदी का भविष्य मुझे उज्जवल दिख रहा है। भारत के भीतर जो चुनौतियां हैं क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर, कि भाई जैसे मान लो तमिलनाडु में वो रिजिड हैं, जबकि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें निश्चित रूप से ये प्रावधान किए गए हैं कि भाई प्राथमिक स्तर की शिक्षा संबंधित राज्य की राजभाषा में दी जाए। शिक्षा का माध्यम जो है, अगर आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का, लेकिन इसके बावजूद भी चुनौतियां हैं कि वहां पे एज ए थर्ड लैंग्वेज हिंदी पढ़ाई जाए, क्यों थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाए, सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ाई जाए। लेकिन हम भाषाएं सब हैं और अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, तो अपने को स्नेह होगा। तो ये सब चुनौतियों के बावजूद भी मुझे जो लगता है, और सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। और जैसा कि हम लोग क्योंकि सरकार में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी को 7वीं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे उसको मान्यता दी है। और वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो रेडियो वगैरह में जो कार्यक्रम आते हैं उनमें हिंदी को स्थान दिया गया है। तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है कि वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे निश्चित रूप से हिंदी फैलेगी फूलेगी। और आप जो गिरमिटिया देशों में जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे अपने भारतवंशी हैं, उनका योगदान तो कभी उसको नकारा ही नहीं जा सकता कि उनका योगदान। मैं अभी सूरीनाम की विजिट में था, मैं प्रेम सुख जी से भी मुलाकात किया, वहाँ गया उनके यहाँ, तो बड़ा अच्छा लगा। कहीं लगता ही नहीं है कि मतलब फिजी में मैं 3 महीने काम किया, फिजी में मैं 3 महीने काम किया, मैंने देखा कि फिजी में हिंदी के लिए इतना अच्छा वातावरण है, इतना उन्होंने वो भोजपुरी ओरिएंटेड हिंदी है, लेकिन बहुत अच्छा लोग सब लोग बोलते हैं वहां पे। मतलब जो जैसे डिवीजन है यहाँ पे, एफ्रो ट्रिनिडाद में है एफ्रो और इंडियन ओरिजिन, ऐसी वहां पे इथोकी और इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो वो इथोकी लोग भी हिंदी बोलते हैं और वही भोजपुरी ओरिएंटेड हिंदी बोलते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। उसका कारण एक ये हो सकता है कि भाई वहां सरकार से समर्थन मिला हुआ है। सरकार ने, फिजी ही एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है भारत के अलावा जिसने हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया हुआ। उनकी अपनी न्यायालय की भाषा के रूप में हिंदी वहां शामिल है। तो इस वजह से मुझे लगता है, मैं मॉरिशस भी गया, मैं फिजी भी गया, सूरीनाम गया, गयाना गया, तो मुझे लगा, मैंने देखा कि सबसे अच्छी स्थिति हिंदी की फिजी में। उसके बाद मुझे लगता है कि सूरीनाम में बहुत लोग बोलते हैं और समझते हैं। ट्रिनिडाद में मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं, बॉलीवुड के गाने इतना बढ़िया अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, उनकी मतलब फेस एक्सप्रेशन से लगता है कि रियली दे आर एंजॉय। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसका मीनिंग नहीं समझते, लेकिन इसके बाद भी वो एंजॉय करते हैं उसको। मैं अपने हमारे जो इसकी दूतावास की जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर्स, मैं उनको देखता हूँ कि देवी के भजन सुनते हैं और वो इतने डूब जाते हैं कि वो स्टीयरिंग बजाने लगता है ड्राइवर। मुझे उसको बोलना पड़ता है, भाई तू गाड़ी चला ढंग से। तो ऐसी स्थिति, मतलब लोग समझते हैं हिंदी बहुत अच्छे से।
केवल दिक्कत है बोलने में, बोलते नहीं है। और उसका कारण यही है कि मतलब यहाँ की सरकार ने कभी उसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के मतलब एक विषय के रूप में कभी शामिल नहीं होने दिया। ये एक यहाँ पे ट्रिनिडाद की जो एक दिक्कत है। मॉरिशस में भी अच्छा माहौल है, हिंदी के लिए अच्छा माहौल है, लेकिन वहां भी उतना अच्छा नहीं है जितना फिजी में। वहां भारतीयों की जो है आबादी काफी है, 67% भारतीय मूल के लोग हैं कुल आबादी का। लेकिन हिंदी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ हिंदी बहुत अच्छे से एवरी कॉर्नर ऑफ मॉरिशस हिंदी इज स्पोकन, वी कैन नॉट से। तो बस यही सब बातें जो मेरे दिमाग में आई हैं, ये मतलब ये कोई भाषण वगैरह नहीं था, बस आपके साथ थोड़ी सी जानकारी साझा की। बहुत बहुत नमस्कार बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए और अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। शुक्रिया। आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और समय दिया अपना कीमती, और इतनी अच्छी बातें हमको बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रमणि जी जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं मैं हमेशा से प्रवासी भारतीयों के इस प्रयास को सराहता रहा हूँ। और हमारे साथ और भी अन्य दर्शक जुड़े हुए हैं। गुरदीन वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो स्वयं भी एक अच्छे लेखक हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। अब हम आते हैं त्रिनाद से फिर से हॉलैंड, और हॉलैंड में हम आमंत्रित करते हैं यहाँ की साहित्यकार अश्वनी जी को। अश्वनी जी, आप काफ़ी समय से यहाँ हॉलैंड में रह रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर रहते हुए आपको हिंदी की स्थिति कैसी लगी, और यहाँ पर जिन प्रवासियों से आप मिली उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? आपको लगा कि हमारी संस्कृति और हिंदी अभी तक उन्होंने धरोहर के रूप में संभाल रखी है? अश्वनी जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मंच पर विराजमान सभी हमारे मेधावी जनों को नमन करते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ। आदरणीय मथुरा जी ने बात बताई कि क्या परेशानियों को लेकर उन्होंने हिंदी की नींव यहाँ हॉलैंड में बोई है, और वो मानते हैं कि भारत उनकी मतलब भारत में से शुरुआत हुई थी, और उन्होंने भारतवंशी कहा। और आदरणीय शिव निगम जी ने हमें हिंदी की यथार्थ परिस्थिति वैश्विक रूप से बताई कि फिजी में क्या हो रहा है, मॉरिशस में क्या हो रहा है, और त्रिनिदाद में। मुझे हॉलैंड में बैठकर पूरे फिजी और सभी देशों के बारे में यथार्थ परिस्थिति हिंदी की पता चली है। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी के सामने हिंदी की सकारात्मक जो परिस्थिति है, या भारतवंशियों की जो सकारात्मकता है अपने संस्कृति को लेके, अपनी वाणी को लेके, इसके बारे में जो मेरे स्वयं के अनुभव है, ये मैं बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे बहुत बहुत सादर नमन है सभी सुरनामी लोगों को, जिन्होंने अभी भी, ये उनकी 5वीं पीढ़ी है जिन्होंने जो भारत से यहाँ उन्होंने प्रस्थान किया है और एक छोटा भारत यहाँ बसाया है, लेकिन अभी भी वे अपने खान और अपने बाणी से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ तो बाणी से। यहाँ पे अभी भी इन्होंने बताया कि हिंदू और हिंदी के स्कूल है आदरणीय मथुरा जी ने, लेकिन यहाँ पे लोग भी स्वयं भोजपुरी से मिश्रित हिंदी बोलते हैं, और वो हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल कल का ही उदाहरण मैं देती हूँ। मेरे ऑफिस में राधा जी है जो सुरनाम से आती है, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कल घुघरी बनाई थी। घुघरी यानी हिंदी में जी चने को कहते हैं, लेकिन आजकल मतलब भारत में, और मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, तो महाराष्ट्र में बहुत पहले घुघरे बोलते थे, घुघरे। ठीक है, अभी तो सब हरभरा या चने, हरभरा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं घुघरी की सब्जी में लेके आई हूँ। तो देखिए अभी भी वे अपने भाषा को लेकर कितने वो पक्के, और ये इनकी 5वीं पीढ़ी है। तो ये मैंने उदाहरण दिया आपको यहाँ के वाणी में कितनी ज्यादा मतलब हिंदी अभी भी मौजूद है। अब मैं एक बहुत अलग उदाहरण देती हूँ संस्कृति का।
ये बात है कुछ अप्रैल महीने की 2021 की। मैंने एक श्रीमान को फ़ोन किया था, उनका नाम अज़ीम खान जी है, और उनसे मैंने बात की, तो मैंने शुरुआत की अंग्रेज़ी से, फिर थोड़ा डच से। तो उन्होंने कहा, अरे प्रणाम प्रणाम, आप शायद भारत से लग रही है मेरा नाम सुनकर। उन्होंने कहा कि हाँ, आपके यहाँ जगराते शुरू हो गई है क्या? मैं तो रोज भजन सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल आश्चर्य में हुई कि अरे वाह, इनके मुंह से ये सुनने को मिला है। और उन्होंने ये बताया, वो आपके यहाँ का छोटा एक बच्चा है, बहुत अच्छा, वह रामायण कथा सुनाता है। ये 2021 की बात है, बिल्कुल दुबला सा है, तो और टीवी पे बहुत आता है वो। मैंने कहा अच्छा। और दूसरा एक बेटा है, वो ना बहुत अच्छा भारत का गाना बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा लिखता है। तो और कुछ ऐसा नाम है, विजय या कुछ नाम है। मैंने फिर बोला, आदरणीय, आप कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, उसका नाम कुमार विश्वास है, मैं उसकी नाम कथा जरूर सुनता हूँ। और वो जो दूसरा लड़का है ना, बिल्कुल जवान सा दिखता है, वो मनोज मुंतशिर की बात कर रहे थे कि वो देश के प्रति अच्छा, मतलब 2021 तक उनकी छवि ऐसी थी कि देश के प्रति बहुत अच्छे देश प्रेम की जो गाने हैं वो लिखते थे। यानी अभी भी वो ये लोग कितने जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़ने का ये बहुत उम्दा उदाहरण है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और एक इससे निगड़ित उदाहरण है, मेरा नाम अश्विनी है। मैं भारतीय दूतावास में जाती हूँ और हिंदी पखवाड़े के समय, और मेरा स्वागत एक 80 साल के एक श्रीमान करते हैं, आदरणीय करते हैं, और वो बिल्कुल सुरनामी भाषा में कहते हैं, राम राम कैसन बा। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर बाद में वो कहते हैं, आपका शुभ नाम बताइए श्रीमती जी। तो मैंने कहा मेरा नाम अश्विनी है। तो वो श्रीमान कहते हैं कि अश्विनी अश्विन कुमार के नाम से है या अश्विनी नक्षत्र के नाम से है। तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। और मैंने कहा कि हाँ, नक्षत्र से आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आप उस नक्षत्र में जन्मी नहीं है ना? मैंने बोला नहीं। और वो अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताते हैं कि उसमें 2 तारे होते हैं, और वो जनवरी और फरवरी के मास के दरमियान वह आकाश में यह नक्षत्र विराजमान होता है। यह सुनकर मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि अभी ये 4थी या 5वीं पीढ़ी के हैं हमारे भारत से, जिन्होंने प्रवास किया था 150 साल पहले, जहाँ कभी कहीं ना इंटरनेट हुआ करता था, ना कुछ, लेकिन इन्होंने अभी भी ये बरकरार रखा हुआ है। और ये बात, और उन्होंने और आगे, मतलब और आपको आगे बताती हूँ, वो कहते हैं कि मतलब तभी सितंबर का महीना था, तो उन्होंने कहा कि आपको तर्पण करना है क्या? क्योंकि वो समय महालय का होता है। मैंने कहा हाँ, हम तर्पण करते हैं। तो वो कहते हैं कि या अगर आप नहीं करते हो मंदिर में, तो मेरे इधर आ जाइए, मैं पूरे 50 सालों से यहाँ पे अविरत तर्पण की व्यवस्था करता हूँ। तो यह देख के मैं सादर नमन करती हूँ यहाँ हॉलैंड में बसे सभी सुरनामी हमारे बंधुओं का, भगिनियों का। और अब बात आती है कि खाने से, मतलब बहुत सारे, मैंने तो वैसे राधा जी का उदाहरण दिया है कि वो कैसे खाने से वो निगड़ित है, लेकिन मेरे ऑफिस में और एक है, उनका नाम है रॉय। तो रॉय एक जो है आदरणीय रॉय, तो वह कहते हैं कि मैं आज तक, मैंने मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा जब ऑफिस में काम होता है तो हम बिल्कुल क्विक लंच सभी लेके आते हैं, ब्रेड और इसमें लेके आते हैं। आजकल तो मैं मेरे भारतीय सखियों को भी देख रही हूँ, लेकिन मेरे जो कलीग है रॉय, वो बिना भूले सुरनामी सभी व्यंजन होते हैं, खासकर चावल के जो व्यंजन होते हैं, मटर हो या साग हो, नासी। भाजी, या हाँ नाजी, या उड़द दाल की जो दाल है वो लेके आते हैं, और वो बोलते हैं मैं हमेशा यही खाना खाता हूँ। यानी ये तीनों चीजें, ये बहुत किसी भी संस्कृति को मतलब बनाए रखने में ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और मैं देख रही हूँ, मैं केवल किताबों में नहीं देख रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूँ कि कैसे इन लोगों ने अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को
अपने पूरे मतलब जो सच में ये भारतवंशी है, अपनी भारतीयता को, अपनी सनातन संस्कृति को बिल्कुल बनाए रखा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय की गरिमा देखते हुए मैं अपने आप को यहीं एक विराम देती हूँ और मैं ऋतु जी से आग्रह करती हूँ कि आप पटल संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे उदाहरण दिए कि हमें आपने सूरीनाम और गिरमिटिया हॉलैंड संस्कृति जो भारतीय प्रवासी हैं उनमें आपने संस्कृति की अच्छे से उदाहरण दिए, धार्मिक उदाहरण दिए, हमारे खान पान के उदाहरण दिए, हमारी भाषा का उदाहरण दिए। और मुझे सच में ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं गिरमिटिया परिवार से आती हूँ और हमारे भाषा में हमने अपनी भाषा को सजो के रखा है। जो शब्द आजकल आपको भारत में सुनाई नहीं देते, बिहान जाना है, राम राम, भाई जी, समधीन, समधनिया, बड़कू, ये शब्द मेरे ख्याल से आपको कहीं गांव में सुनाई देंगे, शहरों में बिल्कुल सुनाई नहीं देते। लेकिन ये जो शब्द हैं हिंदी के, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संबंध हैं और इन संबंधों को हमने अपनी संस्कृति में अपनी हिंदी भाषा से जोड़ कर रखा है। तो अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे आपने उदाहरण दिए। अब मैं चलती हूँ फिर से हॉलैंड से त्रिनाद की तरफ, जहाँ से ईशा दीक्षित जी हैं। ईशा दीक्षित जी, हम आपसे आप काफ़ी समय से त्रिनाद में रह रही हैं, आप एक अध्यापिका भी हैं और लेखिका भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे त्रिनाद में रहते हुए आपके हिंदी भाषी लोगों के साथ, वहाँ के हिंदी भाषी लोगों के साथ कैसे अनुभव रहे, आपने क्या अनुभव किया? ईशा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ऋतु जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से मुझे जोड़ने के लिए, और इस मंच से जुड़े सभी लोगों को मैं नमस्कार कहती हूँ। सबसे पहले मैं गिरमिटिया, जैसे मुझे गिरमिटिया शब्द के बारे में भी ठीक से पहले जानकारी नहीं थी। मैं पिछले 1 वर्ष से ट्रिनिडाड में रह रही हूँ। लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे शब्द के बारे में पूरी तरह से ठीक जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने इस शब्द के बारे में और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो तभी जाके मुझे थोड़ा कुछ पता चला है। वही आज मैं आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास करूँगी। और मेरे जैसे और भी लोग शायद इस मंच से जुड़े होंगे, जिन्हें शायद इस शब्द के बारे में या इस शीर्षक के बारे में जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में ठीक जानकारी ना हो। तो मैं बस ये आधारभूत जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। सन 1845 से लेके 1917 के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप से जब ट्रिनिडाड और सूरीनाम आए, मजदूरों का ये जो एक इतिहास है, ये अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक दुखों और तकलीफों से, भावनाओं से जुड़ा हुआ एक इतिहास है। वास्तव में ये गिरमिटिया कौन थे? 19वीं सदी के मध्य में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली ने गुलामी की प्रथा के उन्मूलन के बाद अपने कैरेबियन उपनिवेशों में श्रम की कमी के समाधान के लिए भारत का रुख किया, तब उस समय उन्हें मिले ऐसे हताश और आर्थिक तंगी की परिस्थितियों का सामना करने वाले ऐसे मजदूर जो कि समृद्धि के वादों से लालयित हो गए, और ऐसे हजारों भारतीयों ने गिरमिट अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए, बिना उनकी शर्तों को भली भांति समझे हुए, बिना उस जानकारी को भली भांति जाने हुए। ये अनुबंध, जिसे बोलचाल की भाषा में हम गिरमिट कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द एग्रीमेंट का अपभ्रंश रूप है। और यहाँ गंतव्य पर पहुँचने के बाद इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया कहा गया। भारत के विभिन्न हिस्सों में, जिनमें से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए मजदूर थे, ये मजदूर एक बेहतर आजीविका की तलाश में गिरमिट प्रणाली के तहत समुद्री रास्तों से होते हुए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचे। अनुबंध के हिसाब से तो इन्हें 3 से 5 वर्षों तक यहाँ रुकना था। उसके बाद इनके पास यहाँ से वापसी करने का, अपने घर वापस जाने का एक विकल्प था। और उस समय भी भारतीय उपमहाद्वीप से सन 1845 से 1917 के बीच में ट्रिनिडाड तकरीबन 1,43,000 गिरमिटिया श्रमिक आए थे। जब वापसी की बात आई तो उनमें से तकरीबन 1,34,183 भारतीयों ने ट्रिनिडाड में ही बसने का निर्णय लिया, और उनकी उपस्थिति ने इस राष्ट्र के भौतिक और सांस्कृतिक
परिदृश्य में एक स्पष्ट अंतर ला दिया, क्योंकि 1917 में कैरिबियन में गिरमिटिया श्रम प्रवास का अंत हो गया था, तो अब कठिनाइयां उतनी नहीं थी जितनी आरंभिक स्तर पे थी। इन श्रमिकों के लिए ट्रिनिडाड में सांस्कृतिक और भाषाई विस्थापन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने मूल देश से दूर जाकर इन्होंने एक ऐसी भूमि में प्रवेश किया जहाँ की संस्कृति और भाषा उनकी अपनी संस्कृति और भाषा से पूरी तरह से भिन्न थी। जातीय समूह और उपनिवेशिक मालिकों के साथ संवाद करने में उन्हें उनकी भाषा को सीखना पड़ा, क्योंकि अपनी बात को रखने के लिए, अपनी परेशानियों को बताने के लिए अपनी भाषा से वो दूर होते गए और इस भाषा को वो अपनाते चले गए। इस नई भूमि में गिरमिटिया श्रमिकों के लिए हिंदी भाषा को बनाए रखना और बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके लिए हिंदी न केवल संवाद का माध्यम थी, अपितु उनकी अपनी संस्कृति की पहचान और मूल जड़ों से जुड़ाव का भी प्रतीक थी। ट्रिनिडाड में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के प्रभुत्व की वजह से हिंदी का उपयोग कम होता जा रहा था। इसके अलावा नई पीढ़ी का अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं की ओर झुकाव था। इसी वजह से हिंदी की प्राथमिकता धीरे धीरे क्रमशः कम हो रही थी। गिरमिटिया समुदायों के बीच में हिंदी को बचाने के प्रयास में वो अपने धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह, कहानी, कथा, सत्र, ये सब करने के माध्यम से भाषा को जीवित रखने का प्रयास करते रहे। फिर भी भाषाई अनुकूलन की यह प्रक्रिया धीरे धीरे हिंदी के प्रयोग में एक व्यापक परिवर्तन को लेकर आई। गिरमिटिया समुदायों में हिंदी भाषा को जीवित रखने में धार्मिक उत्सवों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे रामलीला, जो रामायण का एक मंच के द्वारा एक प्रसारण है। रामायण ये रामलीला का यहाँ मंचन होता है। हिंदी में भाषा के प्रयास में इसने एक महत्वपूर्ण प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उत्सव के माध्यम से न केवल भारतीय परंपराओं को संरक्षित किया गया, बल्कि हिंदी भाषा के महत्व को भी बढ़ाया गया। इसी तरह जैसे हमारे और त्यौहार हैं, दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि, और हिंदी भाषा के संरक्षण में इन सभी ने अपना योगदान दिया। इन पूजाओं में हिंदी में गाए जाने वाले भजन, आरती, मंत्रोच्चारण इत्यादि ने भी हिंदी भाषा की समृद्धि और इसके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाया है। ये धार्मिक उत्सव समुदायों के बीच में भाषाई एकता और सांस्कृतिक पहचान का स्रोत बने। गिरमिटिया श्रमिकों का अनुभव सिर्फ ट्रिनिडाड तक ही सीमित नहीं है। ये सूरीनाम, गुयाना, जमैका और भी अन्य कैरिबियन देशों में भी इन श्रमिकों को इसी तरह की अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूरीनाम में जहाँ एक बड़ी संख्या में भारतीय गिरमिटिया लाए गए थे, उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति, धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखा और यहाँ के भारतीय समुदायों ने हिंदी और भोजपुरी भाषाओं को अपने दैनिक जीवन में बनाए रखा और उनकी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण स्तंभ ये उनके लिए बने। ट्रिनिडाड में गिरमिटिया बनाने का मुख्य उद्देश्य उनके श्रम का शोषण करना था। उनको बहुत तरह की कठिनाइयों का जैसे सामना करना पड़ा था। शुरुआत में अधिक से अधिक उनसे कार्य कराया जाता था, कठिन परिश्रम, और उसके बाद उनको कम वेतन दिया जाता था। उनके साथ बहुत तरह की अमानवीय उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे अपर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवाएं। परंतु समय के साथ साथ इस नए परिवेश में गिरमिटिया श्रमिकों को अपनी पहचान और सामाजिक स्थान को पुनर्भाषित करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को बनाए रखने का प्रयास किया, व स्थानीय संस्कृतियों के साथ समायोजन किया। इस समायोजन ने एक विशिष्ट भारतीय ट्रिनिडाडियन संस्कृति को जन्म दिया, जो विभिन्न परंपराओं का मिश्रण है। इन सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों ने उन्हें नई पहचान और एक नई सामाजिक स्थिति प्रदान की। ट्रिनिडाड में गिरमिटिया श्रमिकों का इतिहास न केवल उनके संघर्षों और चुनौतियों का इतिहास है, बल्कि यह उनके अदम्य साहस और अनुकूलन क्षमता का भी प्रतीक है। उन्होंने न केवल ट्रिनिडाड के भौतिक परिदृश्य को बदला, अपितु इस द्वीप राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी विरासत आज भी ट्रिनिडाड और टोबैगो में जीवित है और उनके वंशज गर्व से इस सबको संजो के रखते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य दिया आपने ईशा जी, और साथ ही बताया कि किस तरह से 1800 में जब
भारत में अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों ने किस तरह से दूसरे विदेशी शासकों के साथ आपस में बातचीत करके हमारे किसान भाइयों को, विशेषकर जो सूरीनाम में जो लोग गए थे वह सब किसान ही गए थे। ब्रिटिश हाँ। इंडिया के टाइम में डच लोग वहाँ गए थे, तो आपस में समझौता हुआ। ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि डच आप जी। लोग यहाँ से, आपको आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए आपको किसानों की ज़रूरत है, तो हम आपको किसान दे देते हैं, लेकिन हम आपको भारत नहीं देंगे, क्योंकि भारत तो अपने आप में सोने की चिड़िया था, जिसको आधे से ज़्यादा ब्रिटिश लोगों ने खाली कर दिया था। और उस समय परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि जो किसान थे वो लगान नहीं दे पा रहे थे, तो इससे उनकी ज़मीनें भी ज़ब्त हो गई थी। वहाँ के ज़मींदारों ने ज़मीनें रख ली थी, जातिवाद बहुत फैल गया था, समाज में भ्रष्टाचार हो गया था, लोग डरने लगे थे। यह भी एक मूल कारण रहा कि लोग भारत से सूरीनाम गए, और वो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे। जिस तरह आज के समय में लोग कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं विदेशों में नौकरी करने के लिए, वही कॉन्ट्रैक्ट सूरीनाम में भी रखा गया था। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज भी जो हम प्रवासी भारतीय हैं, सूरीनाम, त्रिनाद और हॉलैंड वाले सूरीनामी भारतीय, हम लोगों ने अपनी संस्कृति अभी भी बचा कर रखी है। अभी भी बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो शायद भारत में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जिंदा हैं। वो भाषा जिंदा है, वो गीत जिंदा है, वो प्रार्थनाएं जिंदा है, बिल्कुल। और वो संस्कार अभी भी जिंदा है। मैं बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि हम सूरीनाम प्रवासियों में जो हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं, वो आज भी पूर्ण रूप से उनका निर्वाहन बिल्कुल। किया जाता है। बच्चे के जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कार तक हमारे 16 संस्कारों का उसी रूप से निर्वाह किया जाता है, जैसा कि हमारे पुराणों में बताया गया है, हमारे वेदों में बताया गया है। अब मैं क्योंकि हमारे कुछ व्यवधान की वजह से हमारे आदरणीय परम सुख जी का वक्तव्य अधूरा रह गया था। मैं आपसे निवेदन करती हूँ परम सुख जी कि आप अपना वक्तव्य, आप कुछ कहना चाहेंगे सूरीनाम हिंदी परिषद के बारे में? कृपया हमारे दर्शकों को कुछ बतलाएं। आदरणीय परम सुख जी। जी, फिर से जो निगम साहब, नमस्कार। हाँ, हम अब कहा था कि हम लोग कैसे हिंदी परिषद के कायम करा, कैसे एग्जाम्स के तैयारी होते हैं। और एक प्रश्न जो आप पूछे थे कि कहाँ से मदद मिलते हैं हम लोग के फिनेंशियल मदद तो कहीं से नहीं मिलते हैं। जो पुस्तकें हैं तो वो मिलते थे वो राजदूत से, पर जी। ये 6 साल 7 साल से वो भी नहीं मिला है। ये नया राजदूत से हम लोग कई बार बातचीत किया है, पर अभी बुक्स नहीं आया है। ऐसे है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है हम लोग के संस्था चलाने के। ये भवन है हम लोग के भी, उसको रिनोवेशन में भी बहुत सा खर्चा लगते हैं। ऐसे बाकी हम लोग बहुत कोशिश करें कि हम लोग 150 साल से हम लोग हिंदी कायम सुरक्षित किया है, तो आगामी में भी हम लोग करेंगे। पर हम लोग देखते हैं कि जो नया पीढ़ी है, नया माँ बाप है, वो अपन बच्चे के बहुत कम से हिंदी सिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जो सरनामी है, सरनामी के माध्यम से हिंदी भी जिंदा है। ये सरनामी खत्म हो जाएंगे तब भी हिंदी भी खत्म हो जाएंगे। तो वो ये इस पर हम लोग के बहुत काम करना है, बहुत गौर करना है। हम लोग देखते हैं कि रकम के प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं कि अभी से हम लोग का जो हिंदी है उसको फिर से वही पुराना लेवल पर लाए जैसे कोविड के बाद था।
जो स्कूल्स में मैंने कहा कि 80 स्कूल से आपकी इस साल 28 के एग्जाम्स रहेंगे, सिर्फ 30 स्कूल एक्टिव है, 30% ऑफ द टोटल, मतलब बहुत जी कम है। हम लोग उस पर बहुत काम करेंगे आगामी में कि वो कम से कम 80 फिर से आ जाए। जी ये जी बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। मुझे एक चीज याद आ गई, जब मैं अभी सूरीनाम में था तो जी मुझे वहाँ एक रामायण मंडली वालों ने बुलाया और वहाँ झाल रामायण जी का पूरा पाठ हुआ 2-2.5 घंटे का। जी और उनके बीच रहा हाँ उतनी देर, मुझे इतना अच्छा लगा कि उत्तर भारत में पहले प्रचलित होती थी ये परंपरा, आज जी लगभग लुप्त प्राय हो गई है। ना वो झाल देखने मिलता है, ना वो सही ढोल बात। मिलता है, ना वैसे रामायण होती है, पाठ होता है, सुंदरकांड पाठ होता है, अखंड रामायण पाठ होता है, लेकिन वो जो झाल रामायण, और उन्होंने अपने तरीके से उसमें जो तब्दीली की है कि बीच में कोई भजन डाल दिया, 2 चौपाई पढ़ी, फिर कोई भजन डाल दिया, उसके साथ सुर ताल मिला के आनंद आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। 3 दिन मैं सूरीनाम में था, अलग अलग अनुभव रहा मेरा। जी जी इस वक्त इस सरनाम में 5-6 रामायण समाज है जो ये करते हैं, पर जब आप देखेंगे तो सब बुजुर्गों है जो करते हैं, हाँ नौजवान हाँ, उसके बीच में नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे अच्छा लगा कि उसमें कुछ यंग बच्चे भी थे, कुछ 21 ओके, साल अच्छा से अच्छा 21 साल से 30 साल के बच्चे भी उसमें शामिल हुए, और वो बिल्कुल अच्छा। उसी तरह से उनमें तो उनका भाव पढ़ रहा था कि वो वास्तव में इससे डूब के काम कर रहे हैं कि केवल औपचारिकता के लिए बैठे हैं। वो बड़े अच्छा एकदम जी। बड़े मजे से बराबर बजा रहे हैं और गा रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ। जी 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 और जी भोजन इतना इतना लाजवाब भोजन, शुद्ध शाकाहारी, बिना लहसुन प्याज का बढ़िया भोजन कराया गया। तो बहुत आनंदित था जी मैं 3 दिन, बड़ा अच्छा लगा। मैं इसमें प्रेम और सुध जी का एक बार और चीज आभार व्यक्त हाँ जी मैं इसमें ये बात बताना चाहती हूँ कि और एक सकारात्मकता का एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी जो मंदिर होते हैं, यहाँ पर भी सूरनामी बच्चे ही जो है वो वाद्य बजाते हैं, और हाँ हर मंदिर में मैं ये देखती हूँ बहुत अच्छी तरीके से सनातन धर्म की जय, अपने माता पिता की जय वो हिंदी में बोलते हैं। और केवल ये मतलब वो अपने तक ही सीमित नहीं है। मैं यहाँ देखती हूँ जिन्होंने मतलब मतलब नॉन सुरनामी लोगों से भी शादी की है, तो मैं देखती हूँ उनके जो पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि मैं इनसे ये सीख रहा हूँ। मैं अगर फ़ोन जी लगाता हूँ मेरे मदर इन लॉ को तो मैं राम राम कैसलमा कहता हूँ। तो ये बहुत सही, मतलब बहुत अभी भी ये है, मतलब ये ज़िंदा है। और तो देखिए अश्वनी जी, ये हिंदी, हमारी हिंदी भाषा का जादू है। जी, जी, हिंदी भाषा को चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जी। मैं जी थोड़ी सर, सी मेरी मजबूरी है, मुझे कुछ जी सर, काम आपका बहुत दिया बहुत हुआ अच्छा है, कोई आभार बात नहीं। करके कार्यक्रम में आने देना के है। लिए। हाँ। तो ये सबको अश्वनी नमस्कार। जी, हिंदी भाषा की एक मिठास है जो सबको पकड़ के रखती है। और हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर प्रकाश चिरकुंडे जी, जो कह रहे हैं बहुत अभ्यासपूर्ण वक्तव्य है। डॉक्टर कविता सुरहान जी जुड़ी हुई हैं महाराष्ट्र से, जो हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा कर रही हैं। हिंदी की गूंज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी, जो इस कार्यक्रम के लिए और आप लोगों के वक्तव्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आभासी पटल से, जो हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसे दर्शकों ने देखा और हमारे आज के वक्ताओं के अनुभव सुने, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों के होते हुए भी सूरीनाम और हॉलैंड में, जहां हिंदी भाषा की पुस्तकों की मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, और ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी कि भारत से सरल रूप में हिंदी की पुस्तकें वहां मंगाई जाए। ऐसी कठिन विपत्ति भरी स्थितियों में भी उन्होंने हिंदी की पताका को फहरा कर रखा है। सूरीनाम में जहाँ पर जब सूरीनाम आज़ाद हुआ, उसके बाद अफ्रीकन समुदाय का राज्य हुआ, जहाँ पर कहा गया कि अच्छा, हिंदी को भी तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद वहाँ पर आज हिंदी जिंदा है।
हॉलैंड में भी आपके भागीरथ प्रयासों से हिंदी जिंदा है, जबकि यहाँ पर अन्य भाषाओं को मैं बताना चाहूंगी कि नीदरलैंड में प्राइवेट स्कूल नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाती है, उसके बाद भी 5 हिंदू स्कूल हैं और हिंदी परिषद के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यशालाएं हैं जहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। और एक बात और बताना चाहती हूँ आपको, सूरीनाम में या हॉलैंड में जितने भी हिंदी के अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, स्वयंसेवक हैं, वो सब स्वयंसेवक हैं, उनको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है और उसके बावजूद वो हर सप्ताह में कम से कम 10 से 12 घंटे अपने देते हैं अपनी हिंदी को सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और वो खुद भगीरथ प्रयास करते हैं कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हिंदी के सही उच्चारण सिखाए जा सके, हिंदी सही रूप में सिखाई जा सके। तो मेरी एक प्रार्थना ये भी है भारत सरकार से, और अगर मुझे सुन रहे हैं भारत सरकार के जो भाषा लिपि में काम करने वाले लोग हैं, जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं विदेशों के लिए, मेरी उन सभी सरकारी अफसरों से एक निवेदन है, एक विनती है कि यदि आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं गिरमिटिया देशों के लिए, जैसे त्रिनाद हो गया, सूरीनाम हो गया या हॉलैंड हो गया, उसमें कम से कम उस समिति में पाठ्यक्रम तैयार करते हुए कम से कम 1 या 2 उन व्यक्तियों को चुने जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के निवासी हैं। जैसे जब आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो आप सूरीनाम से परमसुख जी को, लैला जी को ले सकते हैं। जब आप पाठ्यक्रम नीदरलैंड के लिए तैयार करते हैं तो मथुरा जी बहुत ज्ञानी हैं, आप उनको ले सकते हैं। क्यों, मेरा कहने का क्यों ये कारण है, इसके पीछे एक कारण है कि हम लोग जो है यहाँ रहने वाले, हम डच भी उतनी अच्छी तरह समझते हैं और हिंदी भी। तो हमको पता होता है कि हमारे विद्यार्थियों को किस तरीके से हम हिंदी सिखा सकते हैं। अगर सिर्फ भारत में रहने वाले और पलने वाले जो बच्चे हैं वो जो हिंदी सीखते हैं वो बहुत ऊंचे स्तर की हिंदी है जो हमारे बच्चे यहाँ नहीं सीखते हैं। क्योंकि हम सूरीनाम में भी जैसे ही हमारे जो प्रवासी वहाँ गए थे उनको डच आइडेंटिटी मिल गई थी, डच पासपोर्ट मिल गया था, तो हमारा रहन सहन जो है वो सब डच तरीके से था। ये हमारा ही भागीरथ प्रयास है कि हमने हिंदी बचा कर रखी। तो जो व्यक्ति डच और हिंदी अच्छे से जानता है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को इन पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए चुना करें, अन्यथा ये हिंदी आपकी सरकारी हिंदी बनकर रह जाएगी। हॉलैंड और गिरमिटिया देशों की या गिरमिटिया निवासियों की जन जन की हिंदी नहीं बन पाएगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, सरकारी अफसरों से जो भी मुझे सुन रहे हैं, कृपया ऐसे लोगों को चुनें जिनको सही रूप में हिंदी आती है और सही रूप में डच भाषा की जानकारी है। आज के प्रोग्राम में, हमारे कार्यक्रम में आप सभी गुणीजन आए, आपने सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और हम ऐसे ही हिंदी की पताका फहराते रहेंगे। और आप सब लोगों से, भारतवासियों से भी, हॉलैंड वासियों से भी, सूरीनाम वासियों से भी और त्रिनाद वासियों से भी मेरी विनती है, दिन में केवल एक बार 1 घंटा हिंदी में बात करें अपने बच्चों से। हिंदी प्रेम की भाषा है, हिंदी संबंधों की भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब हम माँ को नहीं भूल सकते तो उसकी भाषा को कैसे भुला सकते हैं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। धन्यवाद।